हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो अपन एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज चालू कर रखे थे उसके अंतर्गत काफ़ी क्लासेस देख ली थी, लेकिन अपनी जो लास्ट क्लास थी वो अपनी आहार को लेकर थी। तो आहार से रिगार्डिंग अपन 3 क्लासें अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत जितनी भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके आहार के वो वहाँ से कवर होने वाले हैं। अपन ने लास्ट क्लास के अंतर्गत साइलेंस पढ़ा था। अब जो आज की क्लास रहने वाली है, जो कि आज जो आहार से रिलेटेड है, वो कंप्लीट होने वाला है। तो बात करें आज के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, आज की क्लास के अंतर्गत वो पढ़ेंगे हे को लेकर कि हे कैसे बनाया जाता है, उसके अंतर्गत क्या क्या अवयव होते हैं, उसको कब यूज़ किया जाता है, या अपन बात करें कि जो हे होता है उसे कैसे बनाया जाता है, या अपन बात करें कि हे के अंतर्गत कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करें, आज का टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। अपन ने हे यानी कि अपन ने पहले ही बात कर ली कि हे किसे कहते हैं, यानी कि हे क्या है। तो अपन ने बात की कि ये पशुओं को क्या है कि आहार के रूप में अपन यूज करते हैं। आहार एक तरीके का, तो लेकिन उसके अंतर्गत भी अपन ने 2 कैटेगरियां पढ़ी थी। एक तो अपन ने पढ़ी थी हरे चारे वाले आहार और एक सूखा आहार। तो सूखा आहार था जिसके अंतर्गत चारे वगैरह आ रहे थे। तो अगर सूखा चारे को अपन प्रिजर्व करते हैं या परिरक्षित करते हैं तो वो किस रूप में करते हैं, अपन हे के रूप में करते हैं। तो आज उसी हे की अपन बात करने वाले हैं। तो मैं बात करूं हे की एक डेफिनेशन की। जनरली आपके पास में हे की डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, अगर पूछी भी जाती है तो नॉर्मली आप लोगों को पता होता है कि यानी कि बिना मौसम के अगर पशुओं को सूखा चारा उपलब्ध करवाया जाए किस माध्यम से, हे के द्वारा, वही क्या होती है, हे होता है। या फिर अपन बात करें कि पशुओं को बिना मौसम के सूखा चारा उपलब्ध करवाना, वो किस माध्यम से करवाया जा सकता है, आपके हे के माध्यम से। तो वो आपकी डेफिनेशन होती है। लेकिन जो आपकी क्लास की जो 11th क्लास की बुक वगैरह है या आपकी गाइडें वगैरह है, तो गाइडों के अंतर्गत तो आपको इतनी डेफिनेशन नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जो अच्छी डेफिनेशन है और शानदार डेफिनेशन है वो आपको क्या है कि आपकी 11th की बुक के अंतर्गत देखने को मिलेगी कि जो इस प्रकार है। अपन बात करें कि अपन हे किसे कहेंगे, तो हे क्या होता है, यह एक ऐसा सूखा चारा होता है। तो मैंने पहले बता दिया आपको कि 2 ही चारों की अपन ने बात की थी। तो एक तो गीला चारा है या फिर हरा चारा, और दूसरा कौन सा था अपना, सूखा चारा। तो सूखा चारा कि यह एक ऐसा सूखा चारा है जिसमें पानी की मात्रा कम होगी। तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, अगर चारा सूखा होगा तो उसमें क्या होगी, नमी कम होगी, और जो ड्राई मैटर होगा या सूखा शुष्क पदार्थ होगा वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो अपन बात करें कि यह कौन सा, यह एक ऐसा चारा है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है तथा पोषक तत्वों की मात्रा उस फसल की अपेक्षा अधिक होती है जिस फसल से तैयार किया गया है। अब बात करें कि अपन क्या बात कर रहे हैं कि अगर जनरली अपन बात करें कि हे क्या होता है ना, तो अपन ने बात की कि हे क्या होता है, यह एक प्रकार का सूखा चारा है। और सूखा चारा भी कौन सा, कि जिससे हे तैयार की गई है उस फसल के मुकाबले इसमें पोषक तत्व क्या होंगे, ज्यादा होंगे, नमी क्या होगी, कम होगी। लेकिन इसके अंतर्गत अगर विटामिन की बात की जाएगी, विटामिन ज्यादा होगा। इसके अंतर्गत अपन बात करें शर्करा की यानी कि शुगर की, तो उसमें शर्करा का कंटेंट होगा वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। इसके अंतर्गत अगर प्रोटीन की बात की जाएगी तो प्रोटीन भी क्या होगा, इसके अंतर्गत अधिक पाया जाएगा कंपेयर टू जिस क्रॉप को अपन हरी अवस्था में खिला रहे हैं उसका अगर साइलेज बना के खिला रहे हैं ना, तो साइलेज के अंतर्गत ये चीजें क्या देखने को मिलेगी, अधिक देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ अपने को मिनरल्स वगैरह है वो भी आपके जो हे होता है उसके अंतर्गत पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो आपके खनिज लवण वगैरह हैं वो भी क्या होते हैं, इसके अंतर्गत अधिक पाए जाएंगे कंपेयर टू जो आपकी क्रॉप थी। चलिए अब हमने बात की कि यह एक ऐसा सूखा चारा है जिसमें पानी की मात्रा कम होगी और पोषक तत्वों की मात्रा उस फसल की अपेक्षा अधिक होगी जिससे वह तैयार किया गया है। यानी कि जिस फसल से आपका हे तैयार किया गया है उसके कंपेयर में आपका हे के अंतर्गत क्या पाया जाएगा, अधिक मात्रा पाई जाएगी। या पोषक तत्वों की बात करें, या अपन बात करें मिनरल्स वगैरह की, या अपन बात करें विटामिन की, या अपन उसके अंतर्गत शुगर की बात करें, सभी कंटेंट के अंतर्गत ये क्या होगा कि जो आपकी फसल है जिससे आपको हे तैयार किया गया है तो उस फसल की तुलना के अंतर्गत आपके हे के अंतर्गत ये सभी चीजें क्या होंगी, अधिक पाई जाएंगी। चलिए अपन बात करें कि एक अच्छी प्रकार का हे क्या होता है, यानी कि उत्तम प्रकार का हे कौन सा होना चाहिए। अपन ने साइलेज के अंतर्गत भी अपन ने बात की थी कि एक अच्छा जो चारा होता है या फिर अच्छी साइलेज होती है वो कौन सी होती है। तो मैंने बताया था कि वो सुपाच्य होनी चाहिए, पोषक तत्व अच्छी मात्रा के अंतर्गत होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी मात्रा के अंतर्गत होनी चाहिए। इसके अलावा वो आपका विरेचक के रूप में काम करना चाहिए, विरेचक वाला होना चाहिए। तो ऐसी अपने बात की थी ना, तो वैसे ही अपने क्या होगा कि हे होता है ना, तो कौन सा हे अच्छा माना जाता है। एक तो कौन सा, अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत तो उत्तम प्रकार का हे कौन सा होगा, उत्तम हे का रंग हरा होता है कि जो अच्छा हे होगा ना उसका रंग कैसा होगा, हरा होगा। इसके साथ साथ ही मैं बात करूं कि पत्तियों युक्त मुलायम
एवं उत्तम गंध युक्त होता है। यानी कि जो आपका अच्छा प्रकार का हे होगा ना वो पत्तियों युक्त होगा, और पत्तियां भी कौन सी एकदम मुलायम होगी, और उसके अंतर्गत जो हे बनाया जाएगा उत्तम प्रकार का, उसके अंतर्गत दुर्गंध वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी, जिससे कि पशु क्या है कि उससे खाने से एलर्जी करे। तो उसके अंतर्गत दुर्गंध वगैरह नहीं आएगी, पत्तियोंदार होगा, इसके अलावा हरा होगा। तो ये आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक अच्छे हे के क्या होते हैं, ये गुण होते हैं। तो अपन ने बात की कि अपने हे की डेफिनेशन देख ली कि इसके अंतर्गत क्या होता है, कौन सा प्रकार का अच्छा होता है। अब बात करें कि हे के प्रकार, कि जैसे कि अपन ने साइलेज बनाते हैं ना, तो साइलेज के अंतर्गत अपन ने पढ़े थे साइलो के प्रकार। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, हे के प्रकार पढ़ेंगे कि हे किस किस से तैयार किया जा सकता है। तो अपने पास में जनरली क्या होती है कि अपन हे कैसे तैयार करते हैं या किन फसलों से अपन तैयार करते हैं। और आपको ये भी बताया था मैंने कि जो आपका साइलेज होगा उसके अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो क्या होती है, आपकी अधिक पाई जाती है। लेकिन कंपेयर करें अपन साइलेज को और हे को, तो हे के अंतर्गत आपकी विटामिन की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें कि सर हे बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से हैं, यानी कि हे के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अपन हे किस किस से बना सकते हैं, जो आपकी क्या होगी दलहनी फसलें होती हैं उनसे अपन हे बना सकते हैं, अदलहनी फसलें होती हैं उनसे हे बना सकते हैं, मिश्रित है यानी कि दलहनी और अदलहनी दोनों फसलों को अपन मिक्स में करके अगर उसका भी क्या बना सकते हैं, हे बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही अपन और क्या कर सकते हैं, जो आपकी सीरियल क्रॉप्स होती हैं यानी कि अनाज वाली फसलें होती हैं उनका भी अपन क्या कर सकते हैं, सुखाकर उनसे भी हे तैयार कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि अपन हे कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अपन बात करें कि हे के प्रकार की, तो अपने पास में आती है फलीदार हे, यानी कि अपन फलीदार जो अपन बात करें कि लेग्यूम क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनकी हे अपन तैयार कर सकते हैं। तो अपन बात करें कि अपने को फलीदार हे क्यों जरूरत होती है, तो उस जो फलीदार हे होता है ना उसके अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, अच्छी पाई जाती है। उसके साथ साथ ही जो आपकी फलीदार क्रॉप्स वगैरह होती है या फसलें होती हैं उनसे अच्छी प्रकार का हे प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ही अपन बात करें इसके अंतर्गत उत्तम गुण पाए जाते हैं, पाचकता के गुण क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और इसके अलावा अपन बात करें कि प्रोटीन वगैरह विटामिन वगैरह भी क्या है, अच्छी मात्रा के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब अपन बात करें कि फलीदार फसल वाली है, यानी कि अपन को वो फसल का चयन करना है जिसमें फली लगती हो और उनसे अपने को क्या करना है तैयार करना है। तो आपको समझ में आ गया, नाम से पता चल रहा है कि फलीदार है यानी कि फलीदार जो फसलें होंगी उनसे अपन हे तैयार करना है। चलिए अपन बात करें कि अब वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनसे फली वाली कहते हैं, या फिर जो फलीदार जो फसलें होती हैं कौन कौन सी होती है जिनसे अपन हे तैयार कर सकते हैं। तो ये एग्जाम के अंतर्गत काफी बार पूछ लिया जाता है कि हाँ कि इनमें से नॉन लेग्यूम कौन सी है, लेग्यूम कौन सी है। यानी कि अपन बात करें कि फलीदार फसल कौन सी है, बिना फलीदार जो आपके, या फिर मैं बोलूँ कि फली रहित फसल कौन सी है, उनमें से है के लिए तैयार की जाती है। तो अपन इनमें से एग्जाम्पल भी देखोगे तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं। अगर मैं बात करूं मटर, या आपकी मटर की फलियां लगती है आपको पता ही है, तो ये कौन सी क्रॉप के अंतर्गत आएगा, फलीदार। अगर इसी फसल से अपन हे बना रहे हैं तो ये कौन सी हे हो जाएगी, आपकी फलीदार फसल की हे हो जाएगी। इसके अलावा आपकी लोबिया है जिसे चौला कहा जाता है, उससे भी अपन क्या करते हैं कि फलीदार, या फिर अपन बात करें कि जो लेग्यूम क्रॉप्स होती है उसके अंतर्गत ही आती है और इससे अपन हे तैयार कर सकते हैं। बरसीम हो गया, रिंजका हो गया। तो ये आपके पास में एग्जांपल्स आते हैं। कौन कौन से, मटर की हो गई, लोबिया हो गई, बरसीम हो गया और रिंजका हो गया। इनसे क्या है कि फलीदार फसल वाली हे होती है जो तैयार की जाती है। अब ये कौन कौन से होते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या गुण पाए जाते हैं सर, इसके अंतर्गत ये उत्तम प्रकार का हे प्राप्त किया जाता है कंपेयर टू अदर के। अगर मैं बात करूं फली रहित हो गया, मिश्रित वाला हो गया या अनाज वाला, इनके कंपेयर के अंतर्गत ये अच्छा होता है फलीदार वाला। उत्तम गुण पाए जाएंगे क्योंकि पाचकता अधिक होगी और ये पशु है उसे चाव से खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा पाचक तत्व अधिक होंगे, प्रोटीन्स वगैरह अधिक पाया जाता है और विटामिन ए अधिक पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फलीदार जो फसलें होती हैं उनसे अपन हे तैयार करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, लेग्यूम क्रॉप हे, यानी कि लेग्यूम क्रॉप से जो हे तैयार करते हैं वो कहते हैं। अपन ने इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जांपल देखे, अपन ने लोबिया देख लिया, इसके अलावा मटर देख लिया, रिंजगा देख लिया और बरसीम देख लिया। तो इनका एग्जाम्पल का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्या होती है, प्रोटीन पाई जाएगी, आपके सुपाच्य होगी। इसके अलावा उचित जो पोषक तत्व हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। चलिए अब बात करें कि फली रहित है, यानी कि फली रहित फसल से हे बनाना, यानी कि फली रहित फसल से हे बनाना।
तो फली रहित फसल के अंतर्गत क्या होगा कि जो क्रॉप्स वगैरह हैं जिनके अंतर्गत फलियां नहीं लगती, उन फसलों को अपन को क्या करना है, चयन करना है और फिर उनसे क्या करना है तैयार करना है। और है कैसे तैयार किया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये सूखा चारा है। अपन क्या करते हैं, क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं, क्रॉप को काट लेते हैं और उनको खेत के अंतर्गत ही क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं। तो अब सुखाने की भी कई विधियां आती है। एक तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट ही सुखा देते हो, एक उन्हें क्या करते हो, जो आपकी गुच्छे के अंतर्गत, या फिर मैं बताऊं आपको कि गंठल वगैरह बनाकर उनको सुखा सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा एक ट्राइपॉड मेथड भी आता है जिसके अंतर्गत भी आपको मैं ड्रॉ करके बताऊंगा चित्र, जिससे कि आपको अच्छे से पता चलेगा कि एक ट्राइपॉड मेथड भी आता है। इसके अलावा आपका क्या कर सकते हो, शस्यागार जो घर होते हैं, या जो अपन बात करें कि उसे आर्टिफिशियल तरीके से भी अपन उसको सुखा सकते हैं। कैसे सुखा सकते हैं सर, तो उसके अंतर्गत जो हीट वेव्स वगैरह होती है, या मैं बात करूं गर्म हवाओं के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उनको सुखा सकते हैं। तो ये मेथड्स होते हैं आपके हे बनाने के। लेकिन अपन बात करें कि फली रहित है, यानी कि फली रहित फसल से है, तो वो कौन कौन सी होती है। तो सामान्यतः फली रहित होगी तो उनके अंतर्गत कौन कौन सी फसलों का यूज किया जाता है। तो सामान्यतः इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा घासें, यानी कि सामान्यतः घासें होती है, उनका यूज किया जाता है जो फली रहित फसल से है तैयार किया जाता है। तो उसके अंतर्गत आती है आपकी दूब वगैरह आ जाती है। आपको पता ही है घासें वगैरह ही है दूब घास, या नेपियर ग्रास का यूज कर सकते हैं, या सूडान का यूज कर सकते हैं। अपन क्या फली रहित फसल से है बनाना है तो आपको दूब का यूज करना है, नेपियर ग्रास का यूज करना है, या सूडान का अपन यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं चारे वाली फसल, जो भी चारे वाली फसलें भी क्या होती है, आपकी नॉन लेग्यूम होती है, या फसल या आपकी फली रहित होती है तो नॉन लेग्यूम होंगी। तो चारे वाली फसल के अंतर्गत कौन सी क्रॉप आती है सर जिससे कि अपन है बना सकते हैं, तो वो आती है आपकी ज्वार, है ना। ज्वार से भी अपन क्या कर सकते हैं, फली रहित चारे वाली अपन क्या बना सकते हैं, है बना सकते हैं। चलिए अब इसके अंतर्गत बात करूं कि में जो पाच्य प्रोटीन होते हैं वो कम होते हैं। वो कम होते हैं किसके कंपेयर में, वो आपके कंपेयर में होगा आपके जो आपके फलीदार फसल से जो है तैयार किया गया है उसके मुकाबले जो फली रहित फसल से जो आपका है तैयार किया जाएगा उसके अंतर्गत पाच्य प्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, आपके कम पाए जाएंगे। खनिज लवण की मात्रा भी क्या होगी, कंपेयर टू इसके कम होगी। विटामिन पाया जाएगा वो भी इसकी तुलना के अंतर्गत कम पाया जाता है। अब बात करेगी नेक्स्ट चीज की, इसके अंतर्गत सामान्यतः क्या होता है कि जैसे अपने फलीदार फसल होती है उसके अंतर्गत विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें विटामिन डी और ई की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी और ई की भी क्या है, आपके फलीदार जो फसल से जो है बनाई जाती है उसके अंतर्गत प्रचुर मात्रा के अंतर्गत विटामिन डी और ई भी पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक कौन सा पाया जाएगा, आपका विटामिन ए पाया जाएगा। इसके अलावा आपके इसके कैल्शियम और फास्फोरस की भी मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। और जो फलीदार फसलें होती है वो शीघ्रता से उग जाती हैं और ये अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इनसे है बना सकते हैं। लेकिन अपन ने बात की कि जो आपकी फली रहित फसल है, फली रहित फसलों के अंतर्गत मुख्यतः यूज करेंगे अपन घासें। घास के अंतर्गत दूब घास वगैरह हो गई, नेपियर ग्रास हो गई, सूडान ग्रास हो गई, ये ग्रासी अपन क्या करेंगे, है बनाने के लिए यूज में लेंगे फली रहित फसल के अंतर्गत। चारे वाली फसलें के अंतर्गत कौन सी आती है, आपकी ज्वार आ जाती है। प्रोटीन की मात्रा अगर मैं बात करूं कंपेयर टू आपका कौन सा, फलीदार फसल की है के, अगर फलीदार फसल की है के मुकाबले जो फली रहित फसल से है बनाएंगे उसके अंतर्गत जो पाच्य प्रोटीन होगी वो कम पाई जाएगी, खनिज लवण कम पाई जाएंगे, विटामिन वगैरह की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूं कि मिश्रित है, तो अब मिश्रित है नाम से पता चल रहा होगा कि कोई ना कोई दो मिश्रण होगा और उससे अपन क्या करेंगे, है तैयार करेंगे। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः क्या करेंगे अपन, फलीदार क्या करेंगे कि जो आपकी फलीदार जो फसलें थी उनको और जो यानी फली रहित फसलें थी उन दोनों को मिक्स में मिलाकर अगर जो है तैयार करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित है कहा जाता है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना कि जो आपके है के प्रकार हैं यही हैं आपके चार, तो इनको अच्छे से याद रखना है। तो मिश्रित है के अंतर्गत क्या करेंगे अपन, फलीदार फसलों वाली है प्लस जो फली रहित फसलें हैं इन दोनों का मिक्स में करके जो है तैयार किया जाएगा वो कौन सी होगा, आपका मिश्रित है तैयार हो जाएगा। मैं बात करूँ इसके अंतर्गत क्या करते हैं, फलीदार फसलों वालों जो फलीदार फसलें होती हैं उनका चयन करेंगे, साथ ही जो बिना फलीदार या फली रहित जो फली रहित होंगी, जो फली रहित फसलें होंगी और जो फलीदार फसलें होंगी इन दोनों के मिश्रण से जो है तैयार किया जाएगा उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित है कहते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि सोयाबीन होगी, सूडान हो गई। सोयाबीन की अपन बात करें ये कौन सी होती है कि फलीदार होती है, लेकिन जो सूडान होती है ये क्या होती है, घास होती है, ग्रास होती है ना, सूडान ग्रास। तो ये कौन सी होगी, आपकी नॉन लेग्यूम यानी कि फली रहित। तो इसके अंतर्गत आप इन दोनों के कॉम्बो से बनाएंगे या इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे तो ये कौन सी है बनेगी, आपकी मिश्रित है बन जाएगी। ऐसे अपन जई और मटर की बात करें, जई कौन सी आती है, नॉन लेग्यूम,
नॉन लेग्यूम के अंतर्गत आएगी, और जो मटर वाली होगी जो कौन सी के अंतर्गत आती है आपकी लेग्यूम, यानी कि यह आपकी फलीदार फसल होगी और ये कौन सी होगी आपकी फली रहित फसल होगी। तो इनके मिलान से भी अपन कौन सी मिश्रित है तैयार कर सकते हैं। इनका एग्जांपल का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि अगर मिश्रित है बनाना है तो अपन सोयाबीन प्लस सूडान का यूज कर सकते हैं, जई प्लस मटर का यूज में कर सकते हैं। अब आती है आपकी अनाज वाली फसलों की है। अब अनाज वाली फसलों की है क्या, वही प्रोसेस है अपना कि अपन क्या करेंगे, क्रॉप लेंगे, अनाज वाली फसलें हैं उनको लेंगे और काट देंगे और उनको एक सप्ताह तक अपन क्या कर देंगे, सुखा देंगे। सुखाने से अपने को क्या है प्राप्त हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या करना है, अपने को अनाज वाली फसलों का चयन करना है। इसमें जो आपकी लेग्यूम और नॉन लेग्यूम यानी कि जो फलीदार है और अफलीदार है उन दोनों का यूज करना है। इसमें नॉन लेग्यूम का यूज करना है और इसमें लेग्यूम क्रॉप्स का यूज करना है। तो अगर मैं बात करूं कि अनाज वाली फसलें होती है उसके अंतर्गत जो मुख्यतः यूज में की जाती है वो कौन कौन सी यूज में की जाती है, वो आपकी होती है आपकी जौ, जई, बाजरा और गेहूं। मुख्यतः ये फसलों का यूज किया जाता है किसकी, अनाज वाली फसलों के लिए। कि जौ का यूज कर सकते हैं अपन, जई का यूज कर सकते हैं, बाजरे का यूज कर सकते हैं और गेहूं की फसल का यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। लेकिन इसके अंतर्गत जो आपकी अनाज वाली फसलें होती हैं उसकी कटाई मुख्यतः अपन कब करते हैं, मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग स्टेज क्या, दुग्ध अवस्था। अब बात करेगी सर मिल्किंग स्टेज या पर अपन बात करेंगे दूध अवस्था कौन सी होती है। अब इसकी क्रॉप की अपन कटाई करेंगे ना है बनाने के लिए, तो अपन ऐसे नहीं कि फ्लावर आते ही या फ्लावर आने के टाइम पे उसको काट देंगे और सुखा देंगे, नहीं। अपने को क्या करना है कि अगर अनाज वाली फसल से अपने को है तैयार करना है तो मिल्किंग स्टेज होती है, यानी कि उसके जब बालियां निकल जाए और बालियों के अंतर्गत उसके दानों के अंतर्गत अगर दूध जैसा बनता है, मिल्किंग स्टेज होती है, तो दूध वगैरह बनना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे अपने को इसको क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है और फिर अपन इसको क्या करते हैं, एक सप्ताह के लिए सुखाते हैं या फिर अपन बात करें 5 से 7 दिन के लिए सुखाकर इससे है तैयार किया जा सकता है। तो आई होप आपको चारों चीजें समझ में आई होगी कि 4 प्रकार के अपन ने है पढ़े, कौन कौन से होते हैं, है किसे कहते हैं, तो ये भी समझ में आया होगा। अब मैं बात करूं कि आपके की जो है बनाना कि है बनाते कैसे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि है क्या करते हैं, अपन काटते हैं और भूमि के ऊपर सुखा देते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, सूखने के बाद में है कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, अधिक मात्रा पाई जाती है, जो कंपेयर टू जिस कंपेयर यानी कि जिस फसल से अपन है तैयार कर रहे हैं उसके कंपेयर के अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, खनिज लवण वगैरह अधिक पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत शर्करा अधिक पाई जाती है ना। और इसके साथ साथ ही मैं बात करूं कि जो आपके फाइबर वगैरह है वो भी अधिक पाया जाता है, तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बात करूं है बनाने के तरीके कौन कौन से होते हैं, तो अपने पास में आती है कि एक तो होता है आपका कृत्रिम तरीका और एक कौन सा होता है आपका नेचुरल तरीका। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि कि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। चलिए अपन बात करें कि अपन ने अब अपन बात करें किसकी, है बनाने की। तो है बनाने के अंतर्गत अपने को क्या करना है, कौन कौन सी विधियां यूज में लेनी है। तो अपन ने क्या किया, क्रॉप को काट लिया और उसको क्या करना है, अपने को सुखाना है। तो समतल भूमि पर तैयार करना। अब समतल भूमि पे क्या करोगे आप, इसके अंतर्गत जैसे कि आपका ये फील्ड है, यानी कि आपका ये क्या है, खेत है, इसके अंतर्गत आपकी क्या है, क्रॉप उगी हुई है, क्या है, ये आपकी क्रॉप उगी हुई है। अब इसको अपन क्या करेंगे कि यहीं से कट करके, ये कट करके और इसी के अंतर्गत जो खेत है आपका उसी के अंतर्गत क्या है, सूखने के लिए छोड़ देते हैं। या फिर जो आपकी इसकी ऊंचाई होती है वो होती है आपकी 9 इंच से लेकर 12 इंच तक ऊंचाई तक अपन क्या करते हैं, इनको यहाँ पे डाल देते हैं। तो डालने से क्या होगा कि ये 5 से 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं या फिर एक सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। तो ये क्या होगा, जो आपकी क्रॉप थी ये क्या होगी, सूख जाएगी, और सूख जाएगी तो अपने का क्या हो जाएगा, है तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत जो मुख्यतः याद रखना है वो अपने को याद रखना है कि इस जब अपन काटकर उस फसल को खेत के अंतर्गत ही डाल देते हैं या फिर उसी के अंतर्गत रख देते हैं तो उसकी नमी की मात्रा लगभग 14% कम हो जाए, यानी कि जल की मात्रा उसके अंतर्गत 14% ही बचे, बाकी क्या हो जाए, इवापोरेट हो जाए। तो 14% नमी ही बचे, तब आपको क्या करना है, इसको इकट्ठा करके स्टोर कर लेना है। तो ये कौन सी विधि हो गई आपकी, समतल भूमि पर तैयार करना, यानी क्या है को समतल भूमि पर तैयार करना। तो समझ में आया कि समतल भूमि कैसे, आपकी भूमि है वो समतल है, उसके ऊपर अपन ने क्रॉप को काट कर वहीं पे ही आप क्या करने, सूखने के लिए छोड़ देंगे। और जो ऊंचाई होगी उसकी वो कितने तक अपन रख सकते हैं, 9 से 12 इंच तक अपन रखेंगे। इसको 5 से 7 दिन
5 से 7 दिन या फिर अपन क्या करेंगे आपके 1 सप्ताह के लिए उसको छोड़ देते हैं। जब उसके अंतर्गत जो आपकी क्रॉप थी ये सूख गई, सूखने में लगभग 14% नमी ही शेष रहती है, नमी शेष रहती है, तब अपन इसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई, समतल भूमि पर तैयार करना। चलो आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करूं कि नेक्स्ट विधि कौन सी आती है बनाने की, तो वो आती है जो आपकी शोष पंक्तियों को तैयार करना। शोष मतलब क्या होगा कि इसके अंतर्गत भी आपको क्या करना है, जो मॉइस्चर होगी ना उसको शोषण करना है, यानी कि अपने को उसकी मॉइस्चर को कम करना है। इसे इंग्लिश के अंतर्गत बोला जाता है, वो कौन सी बोला जाता है, विंड रोज मेथड। यानी कि विंड रोज मेथड इसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन, विंड रोज मेथड के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जैसे कि अपने पास में ये आपकी खेत है, इस खेत के अंतर्गत आपके क्या होंगे, पौधे होंगे। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, पौधे, ये आपकी क्रॉप हो गई। तो जो आपकी फसल है वो यहाँ पे उगी हुई है। इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि अपन काटेंगे और इसी को खेत के अंतर्गत, जैसा अपन पहले वाली विधि के अंतर्गत कर रहे थे, जो समतल भूमि के द्वारा तैयार कर रहे थे, वैसे ही अपने को फसल को क्या करना है, इसके ऊपर ही आड़ा डाल देना है या फिर उसी के ऊपर काट कर डाल देते हैं। तो 1 दिन के लिए तो अपन क्या करेंगे, ऐसे पड़े रहने देंगे, फिर थोड़ी मॉइस्चर कम हो जाएगी 1 दिन के बाद में, फिर अपन उनके गट्ठल बना देंगे। क्या बना देंगे, जैसे कि अपने इतनी दूर के अंतर्गत ये पड़ी हुई है फसल, ये अपन काट के डाल रखी है, तो अपन फिर इसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। कैसे इकट्ठा करेंगे, और उनकी क्या बना लेंगे, गट्ठल बना लेंगे। या फिर मैं ऐसे बात करूं कि जैसे अपन ने ये क्रॉप कट कर ली, कट करने के बाद में 1 दिन उसी समतल भूमि पे पड़े रहने के बाद में उसके गट्ठल बना लेंगे। जैसे कि यहाँ तक का एरिया था, वहां तक का एक जगह इकट्ठा करके पटक दिया, ये 1 गट्ठल हो गया। इसके अलावा फिर अपन ने यहाँ तक का एरिया था पूरा का, यहाँ पर इकट्ठा करके पटक दिया। फिर यहाँ का एरिया होगा, उसके अंतर्गत जितनी भी अपने पास में जो अपनी फसल के अवशेष थे, वो या जो फसल का सुखा रखी थी, उनको इकट्ठे करके अपन एक जगह रख देंगे। तो इस विधि के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि अपन पोटलियां बना देते हैं, या अपन ढेरियों के रूप के अंतर्गत क्या कर देते हैं, सूखने के लिए छोड़ देते हैं। 1 दिन के लिए तो अपन नॉर्मली जैसे अपन समतल भूमि में कर रहे थे वैसे करेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, दूसरे दिन के बाद में, यानी कि 1 दिन के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, दूसरे दिन अपन क्या कर देंगे, इनकी ढेरिया बना देते हैं। और ऐसे ही अपन क्या करते हैं, इनको 5 से 7 दिन सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद में जैसे ही इसकी मॉइस्चर कम हो जाती है, या 14 से 15% आपकी मॉइस्चर आ जाती है, तब अपन इसको लेकर क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, या अपन क्या करते हैं, परिरक्षित कर देते हैं, परिरक्षित कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि विंड रोज मेथड क्या हुआ, समतल भूमि पर कैसे तैयार कर रहे हैं, विंड रोज के द्वारा कैसे तैयार कर रहे हैं। अब बात करेंगे तिपैया विधि। तिपैया विधि या अपन बात करेंगे ट्राइपॉड मेथड। ये कौन सा मेथड आ गया सर, तो ये तो जनरली आपने घर में देखा ही होगा कि अपन ये दोनों विधि तो यूज में लेते हैं। घर के अंतर्गत क्या करते हैं, अपन जनरली क्रॉप काटते हैं और उसी खेत में छोड़ देते हैं 5-7 दिन सूखने के लिए। और जैसे ही वो सूख जाती है, फिर अपन उसको इकट्ठा करके लाके अपने स्टोर हाउस में, या अपन जो जहाँ पे चारा वगैरह रखते हैं वहां पे रख देते हैं। ये भी देखी होगी आपने। और जनरली जो अपन ये विंड रोज मेथड होता है, उसके अंतर्गत भी आपने देखा होगा, कई बार गंवार वगैरह की अपन बनाते हैं सूखा चारा, या मूंगफलियों का बनाते हैं, तो अपन इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं ढेरिया। या सरसों वगैरह हो गया, उसके अंतर्गत भी देखा होगा कि एक एक जगह अपन क्या करते हैं, ढेरिया बना देते हैं। या फिर अपने ढेरिया बनने के बाद में वो सूख जाती है, तो फिर उसको एक साथ उठाकर अपन उसका चारा बनवाकर और स्टोर कर लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल विधि थी, ये दोनों नाम से भी समझ में आ रही है आपको। लेकिन तिपैया विधि क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट विधि है कि ये तिपाई विधि, या अपन बात करें कि ट्राइपॉड मेथड क्या होती है। ये सामान्यतः वहां पे यूज की जाएगी जहां पर अधिक वर्षा होती है, यानी कि अधिक वर्षा हो रही है वहां पर अपन क्या करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा वर्षा होगी तो आपको धूप मिलेगी नहीं। अपने जनरली क्या होता है कि अपने धूप अच्छी खासी आती है, तो अपने फील्ड के अंदर या खेत के अंतर्गत छोड़ देते हैं, तो फसल क्या हो जाती है, सूख जाती है, और उसे एक अच्छा है तैयार हो जाता है। लेकिन कई ऐसे, जैसे कि अगर अपन साउथ की साइड जाए तो वहां पे वर्षा ज्यादा होती है ना। कई रीजन ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती रहती है, तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, इन विधि के द्वारा तो अपन क्या कर सकते हैं, नींव तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या करता है, जो ट्राइपॉड मेथड होता है वो ज्यादातर वहां यूज किया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है, तो वहां के लिए ये क्या होता है, उपयुक्त माना जाता है। अब अपन बात करेंगे ट्राइपॉड मेथड क्या है सर। तो ट्राइपॉड मेथड के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जैसे कि अपन क्या करते हैं, लकड़ी के ऐसे 3 लकड़ियां गाड़ देते हैं जमीन के अंतर्गत। जैसे कि अपन ने बात की कि ये फर्स्ट लकड़ी हो गई, ये सेकंड लकड़ी हो गई, ये थर्ड लकड़ी हो गई। तो इसके अंतर्गत जैसे ऐसे लकड़ियां काट देते हैं, और फिर इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आपके रस्सी वगैरह से
रस्सी वगैरह से ऐसे तीनों को बांध दिया जाता है, यानी कि अलग अलग ऐसे रस्सी राउंड के शेप में बांध दी जाती है। अब जैसे अब यहाँ पे बांध दी एक रस्सी ऊपर बांध दी और एक रस्सी यहाँ पे बांध दी। वो अपने ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप ट्राइपॉड बना रहे हो वो कैसे बना रहे हो। तो ऐसे अपन बना देते हैं और फिर उसके ऊपर अब ये बांध दिया। ये अपन ने क्या किया, मिट्टी के अंतर्गत ये 3 लकड़ियां गाड़ दी। आप लोहे के भी जो पाइप वगैरह है वो भी यूज कर सकते हो। सामान्यतः लकड़ियां ही यूज की जाती है क्योंकि अपने को 5 से 7 दिन के अंतर्गत अपना क्या होता है बनकर तैयार हो जाता है। तो लकड़ियां इतनी जल्दी खराब होती नहीं है, गलती नहीं है। तो इस वजह से अपन सामान्यतः लकड़ियां यूज में लेते हैं और फिर उसके ऊपर क्या है, रस्सियां बांध दी जाती है आपकी। फिर इसके ऊपर क्या किया जाएगा, जो आपकी घासें वगैरह हैं, घासें हैं या जिस भी फसल से आप हे तैयार कर रहे हो उसको काट कर इसके ऊपर डाल दिया जाता है। जैसे कि अपन मैं बात करूं, अब जैसे इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, हे को अपन क्या कर देंगे, डाल देंगे। जो अपनी फसल थी अब फसल को ऐसे क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। अब ऐसे क्या होगा, इसके ऊपर फसल को अपन ऐसे डाल देंगे, इसके ऊपर भी डाल देंगे, इस रस्सी के ऊपर भी। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, हे डालते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि जो हवा वगैरह होती है, जो गर्म हवा है या फिर हवा वगैरह से और थोड़ी धूप के कांटेक्ट में आने से, धूप प्लस वायु यानी कि हवा, तो हवा वगैरह आएगी और इसके कांटेक्ट में ज्यादा आएगी। आपको पता है कि अगर अपन ने टावर सा बना दिया तो उसके अंतर्गत हवा भी ज्यादा आएगी और धूप भी अपने को पर्टिकुलर पूरे एरिया में मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि जो जो आपकी फसल थी या घासें थी या आपकी जो फसल थी वो सूख जाती है और इससे जो तैयार किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, तिपाई विधि या फिर ट्राइपॉड मेथड कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा ट्राइपॉड मेथड कौन सा है। इसके अलावा कई जगह क्या होता है कि आपको ट्राइपॉड मेथड ऐसे ना देखकर ऐसे भी देखने को मिलेंगे। कई जगह क्या होता है कि जैसे अपने क्या किया, एक लकड़ी इधर लगा दी, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। कई जगह क्या होता है कि अगर अपने पास में ज्यादा क्रॉप्स है या अपने पास में ज्यादा घासें हैं तो अपन क्या करते हैं कि एक लकड़ी इधर लगा देते हैं, एक लकड़ी इधर लगा देंगे और फिर बाद में इसको रस्सी से बांध दिया जाता है। तो इसको लकड़ी से अपन क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। फिर इसके ऊपर यानी कि एक दो और क्या करेंगे, रस्सियां बांध देंगे। फिर इसके ऊपर क्या करी जाएगी, आपकी घास डाली जाती है। तो यह भी कौन सा होता है आपका, तिपाई विधि या ट्राइपॉड मेथड के अंतर्गत ही आता है, जिससे कि हवा के माध्यम से और धूप के माध्यम से ये घास क्या होगी, सूख जाएगी और इससे क्या तैयार हो जाएगा, आपका हे तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो तिपैया विधि है ये समझ में आई होगी। अब अपन बात करें कि अपन क्या कर रहे थे इन तीनों विधियों के अंतर्गत। सामान्यतः अपन क्या कर रहे थे, समतल विधि, ये समतल भूमि विधि हो गई, सोच पंक्तियों के द्वारा हो गई, तिपाई विधि हो गई। इन तीनों के अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे, अपन नेचुरल तरीके से कर रहे थे, यानी कि प्राकृतिक तरीके से सुखा रहे हैं। अपन ने आर्टिफिशियल तरीका कोई यूज नहीं लिया। सामान्यतः धूप आ रही है, धूप आप थोड़ी बना रहे हो, ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक आ रही है, हवा चल रही है, हवा के माध्यम से सूख रहा है, तो वो भी क्या है, नेचुरल चीज है। तो यह है तीनों विधियां, ये तीनों विधियां हैं। ये कौन सी है आपकी, ये कौन सी विधि है आपकी, कौन सी, नेचुरल। नेचुरल अपन क्या, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि। तो ये तीनों विधियां कौन सी होती हैं आपकी, प्राकृतिक विधि है, क्योंकि प्राकृतिक विधि के द्वारा अपन हे तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये सस्यागार विधि या शोषण, जो सस्यागार शोषण विधि है, इस विधि के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से करते हैं। कृत्रिम तरीके से कैसे करते हैं सर, इसके अंतर्गत अपन सामान्यतः क्या करेंगे कि जो फसल वगैरह होगी उसको अपन हवा, जो आपकी जो नेचुरल हवा चलती है, ये धूप के अंतर्गत ना सुखाकर अपन इसके अंतर्गत अपने, या तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के माध्यम से या अपन कोई भी ईंधन वगैरह से अपन उसके अंतर्गत गर्म हवाएं गुजारते हैं। और जब गर्म हवाएं गुजरती हैं उनसे जो है तैयार होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सस्यागार शोषण विधि कहते हैं। अब बताइए सर कि ये क्या होती है, कैसे तैयार होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि फ्रेंड्स, आपका जैसे कि अपन बात करें कि आपके पास में ये कोई घर है, तो ये घर हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि जो फर्श होता है, ये क्या है आपका फर्श, कोई मकान बना रखा है जिसके अंतर्गत अपने को क्या करना है तैयार करना है। और किस विधि से, सस्यागार शोषण विधि से। तो सस्यागार के अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत कोई मकान है या घर है या कमरा है, उसके अंतर्गत अपन नीचे क्या करते हैं, नालियां बना देते हैं। ये क्या होती है आपकी, नालियां बना दी जाती है। तो ऐसे नालियां बना दी जाएगी पूरे मकान के अंतर्गत, तो ये नालियां बना दी जाती है ऐसे। तो ऐसे जैसे ये नालियां बन गई, तो फिर इन नालियों से, जो ये नालियां हैं, इन नालियों से अपन क्या करेंगे, गर्म हवा गुजारते हैं। गर्म हवा या वायु अपन इसके अंतर्गत गुजारते हैं। वो किस माध्यम से अपन गुजारेंगे, या तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बिजली के माध्यम से। जो आपकी रोडें वगैरह होती है ना, रोड होती है, बिजली के माध्यम से रोड चलती है, उससे हीट रिलीज होती है, या तो बिजली के माध्यम से या कोई ईंधन,
या ईंधन के माध्यम से, कि इधर ईंधन जलाएंगे जिससे गर्म हवा होगी और वो इनके अंतर्गत क्या होगी, प्रभावित होगी, ये इनके प्रवाह करेंगे तो ये क्या होंगी, आपकी जो भी जितनी भी नालियां हैं इनके अंतर्गत क्या होगा, गर्म हवा आ जाएगी, गर्म हवा का क्या होगा, प्रवाह होगा, प्रवाह होगा तो क्या हो जाएगी, ये नालियां भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। फिर अपन इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जैसे ये गर्म हो जाती है नालियां, और इसके ऊपर जो अपन क्या करते हैं, फिर अपनी घास रख देते हैं, ऐसे ऐसे घास इसके अंतर्गत क्या कर देंगे, रख देंगे। तो आपको पता होगा कि अगर गर्म हवा आएगी तो उससे आपका क्या होगा, जो इसके अंतर्गत जो क्रॉप वगैरह है या आपकी जो घासें वगैरह है उसकी नमी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नमी क्या हो जाएगी इसके अंतर्गत, कम हो जाएगी। और जैसे ये सूखकर तैयार हो जाएगा फिर अपन क्या कर लेते हैं, उसको परिरक्षित कर लेते हैं या संग्रहित कर लेते हैं। अब अपन बात करें शस्यागार शोषण विधि के अंतर्गत क्या होता है कि मौसम के प्रतिकूल होने पर, यानी कि मौसम के प्रतिकूल कैसे सर, अपन बात की कि ये जनरली अपने अधिक वर्षा में यूज कर रहे थे और ये अपन जनरली यूज में लेते हैं। लेकिन प्रतिकूल मौसम कैसे, कि जैसे सपोज करो कोई जगह ऐसी है कि जो ठंडी जगह है, जैसे कि अब मैं बात करूं कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, वो ठंडा मौसम रहता है वहां पे। अब एक बात बताओ, वहां पे तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पे धूप आए, और अब जहां वहां की हवाएं चलती है उनके अंतर्गत भी मॉइस्चर ज्यादा होती है, तो उनसे भी सूखना माने तो थोड़ा कंपल यानी कि इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। तो अपना जो जितना जल्दी अपना है बनना चाहिए वो बन पाएगा क्या, तो प्रतिकूल जो मौसम होगा जिसके कारण अपन है नहीं बना सकते, तब अपन इस विधि का यूज में लेते हैं। या तो अपने वहां पे बारिश ही बारिश हो रही है, आपको मिल ही नहीं रहा है, धूप का कोई साधन ही नहीं है ना, तो अपन वहां पे क्या कर सकते हैं, इस विधि का यूज में कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, मैंने पहले बता दिया आपकी, ये कौन सी आपकी कृत्रिम विधि है, ये तीनों कौन सी थी, आपकी प्राकृतिक विधि थी, ये कौन सी विधि है, आपकी कृत्रिम विधि है। और इसके अंतर्गत ये कृत्रिम के साथ साथ यांत्रिक विधि भी हो जाती है। बताऊं क्यों, क्योंकि अपन ने क्या किया, इनके लिए यंत्रों का यूज में किया, यंत्रों का यूज में कर रहे हैं, इसमें गर्म हवाएं दे रहे हैं, हीटर से दे रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाती है, आपकी यांत्रिक भी हो जाती है और कौन सी विधि हो जाती है, कृत्रिम विधि हो जाती है। अब इसके अंतर्गत भी क्या करते हैं कि अपन जैसे कि क्रॉप काटी, जैसे कि अपन ने फील्ड के अंतर्गत क्या कर ली, क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर ली, या अपन ने जो फसल है उसको काट कर रख दिया, तो फसल को अपन क्या करते हैं कि लगभग आपका 25% उसके अंतर्गत जल बचता है, जल बचता है ना, बचता है, तब अपन क्या करते हैं, इस विधि का यूज में करते हैं। वैसे तो अपन अगर अधिक मॉइस्चर है तभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली अपन क्या करेंगे कि उसके अंतर्गत जो 25% नमी ही बचती है ना, तब इस विधि को यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पैसों का खर्च होता है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए उपयुक्त माना जाता है कि अगर आपकी फसल के अंतर्गत या आपके जो घास वगैरह है उसमें अगर 25% जल ही उपलब्ध है, तब आप इस चीज के अंतर्गत यानी कि शस्यागार शोषण विधि के अंतर्गत अगर आप है बना रहे हो तो वो आपके लिए सूटेबल होती है, यानी कि आपको बचत, पैसे की बचत देखने को मिलती है। क्या, पैसे की बचत देखने को मिलती है। अब बात करें कि यांत्रिक हो गई, पैसों की बचत कर ली अपन ने कि 25% ही अगर जल होगा तब अपन इसको सुखाकर क्या बनाते हैं, है बनाते हैं। और क्यों करते हैं 25% बनाने को, तो अपन अगर अधिक मॉइस्चर होगी तभी भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर 25% आने के बाद में ये क्या होगा कि जल्दी से अपना वर्क करेगा। जो अपने हीटर वगैरह लगा रखे हैं या गर्म रोड वगैरह लगा रखी है उनसे क्या होगा कि ये जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपका बिजली का खर्चा क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा जो आपका ईंधन का यूज होगा तो वो भी क्या होगा, आपका इसके अंतर्गत लेस देखने को मिलेगा या कम होगा। अब मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत विटामिन ए, इसके अंतर्गत जो अपन है इनसे तैयार कर रहे हैं, इनके कंपेयर में इसके अंतर्गत विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी, इनकी कंपेयर में कम पाई जाएगी, कम पाई जाती है। अब बताओ कि सर इसमें पोषक तत्व कम कैसे होगी, विटामिन ए कैसे अधिक हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जब अपन रोड वगैरह बिछाते हैं उसके ऊपर या जो नालियां बनाते हैं उसके अंतर्गत गर्म हवाएं अपन प्रवाहित करते हैं, तो कई बार उसके अंतर्गत फर्मेंटेशन हो जाता है, मतलब कि किण्वन वगैरह हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके पोषक तत्व है ना वो कम हो जाते हैं, या फिर वो पोषक तत्व यूज कर लेते हैं फर्मेंटेशन के दौरान, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस वजह से आपके पोषक तत्व तो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन जो विटामिन वगैरह है वो ऐसे बने रहते हैं और उनकी मात्रा क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो अपन शस्यागार शोषण विधि के अंतर्गत अगर अपन है तैयार कर रहे हैं तो यह कृत्रिम विधि होती है। यंत्रों का भी यूज में किया जाता है। 25% जब जल की नमी यानी कि फसल के अंतर्गत नमी प्रतिशत 25 होती है तब अपन इस विधि का यूज करते हैं। अधिक पे भी कर सकते हैं, ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया है। बाकी बात करें विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाएगा इस विधि के अंतर्गत जो तैयार है उसके अंतर्गत। और पोषक तत्वों की अपन बात करें कंपेयर टू इन विधियों के, आपके पोषक तत्व क्या होंगे इसके अंतर्गत कम पाए जाएंगे। चलिए अब ये आपका क्या हो गया, है तैयार हो गया। कौन सा है बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, कौन कौन सी विधि है, सब समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अब मैं बात करूं जो मुख्यतः क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो आपके एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग लगभग मैंने बता दिया, लेकिन एक शॉर्टकट सा अगर
फास्ट रिवीजन करना हो, ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत, एग्जाम की दृष्टि से जो बोला जाता है ना आपका कि क्लास का सारांश, तो ये पूरा क्या है, आपका सारांश है, जो होता है आपका सारांश होता है। कैसे कि अपन हे के लिए कौन सी फसल यूज में लेते हैं, तो जनरली एग्जाम के अंतर्गत आ जाए तो आपको करना है बरसिम व घासे। कौन सी फसल उपयुक्त रहती है हे बनाने के लिए, बरसिम व हाय। अगर मैं बात करूं कि बताया था मैंने आपको कि साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसलें कौन सी होती है, तो मैंने तीन ही नाम बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे, ज्वार बताया था, जई बताई थी, मक्का बताया था, और उसके अंतर्गत भी बताया था कि मक्का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आपको ऑप्शन में अगर अलग अलग दे दिया जाए तो मक्का आपको टिक करना है। जैसे ही अगर आपके इनमें फसलें पूछ ले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी लेग्यूम फसलें भी आ रही है, मटर की भी हे बना रहे थे, लोबिया की भी हे बना रहे थे, इसके अलावा नॉन लेग्यूम वगैरह थी, जैसे घासे वगैरह हो गया, नेपियर ग्रास घासे वगैरह हो गई, इसके अलावा सूडान की भी अपन क्या बना रहे थे, हे बना रहे थे। इसके साथ साथ ही अपन क्या होती है अपनी जो अनाज वाली फसलें हैं उनसे भी क्या बना रहे थे अपन, हे बना रहे थे। तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी हो गई, गेहूं हो गया, जो हो गया, बाजरा हो गया, तो इनसे भी तो हे तैयार हो रही है। लेकिन अगर इतने ऑप्शन में आ जाएंगे तो आप सेलेक्ट कैसे करोगे अपने आंसर का, तो उसके लिए तो जो सबसे अच्छी प्रकार की हे बनती है वो किससे बनती है, आपकी हे बरसिम से बनती है, या उपयुक्त फसल मानी जाती है वो किससे मानी जाती है, आपकी हे सॉरी बरसिम मानी जाती है, और उसके साथ ही घासे मानी जाती है। कि उत्तम प्रकार का हे बनाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल का चयन करना चाहिए, तो ऑप्शन दे दिया, बरसिम दे दिया, गेहूं दे दिया, बाजरा दे दिया, इसके अलावा मटर दे दिया। तो आपको उत्तम का चयन करना है तो आपको कौन सा करना है, बरसिम का यूज करना है। चलिए बात करें कि कटाई की, कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हे बनाने के लिए फसल की कटाई कब करनी चाहिए। अब कई भी जगह क्या लिखा हुआ है कि पुष्पन अवस्था से पूर्व, लेकिन जो 11th क्लास की बुक है, जो ऑथेंटिक बुक है, उसके अकॉर्डिंग में बात करूं तो कटाई का जो समय होता है वो पुष्पन अवस्था पर होता है। क्या कहां पर होता है, आपका पुष्पन अवस्था पर होता है। अगर आपके सामने पूछ लिया जाए कि जो आपकी अनाज वाली फसल से, अगर अनाज वाली फसल से अगर अपन क्या बना रहे हैं, है बना रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो फसल की कटाई की जाएगी, जो आपकी फसल होगी उसकी कटाई है वो कौन सी अवस्था पे करनी चाहिए, कौन सी अवस्था पे करनी चाहिए, तो वो करनी चाहिए आपकी मिल्किंग अवस्था पे। मिल्किंग या दुग्ध दुग्ध बनता है उस अवस्था पे अपन क्या करते हैं, जो अनाज वाली फसलों से है बनाना है तो अपन मिल्किंग स्टेज पे अपन क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन आपके नॉर्मली पूछ ले कि है बनाने के लिए फसल को काटना चाहिए, तो पुष्पन अवस्था पर क्या करना चाहिए, आपका काट लेना चाहिए। या आपकी 11th की बुक के अंतर्गत साफ साफ दिया गया है, आप भी देख सकते हो। चलिए अब मैं बात करूं कि जैसे अपन ने बात की तैयार की कि है कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है, तो ऐसे ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको जो तैयार है वो आपके 5 से 7 दिन के अंतर्गत तैयार हो जाता है, या एक सप्ताह के अंतर्गत क्या हो जाता है, आपका तैयार हो जाता है। यही अगर अपन बात करें साइलेज की, कि साइलेज अपन कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे और भी अच्छे से याद होगा, साइलेज कितने दिन के अंतर्गत तैयार हो जाता है, वो आपका 90 दिन के अंतर्गत तैयार हो जाता है। सर अगर सप्ताह की बात की जाए तो 12 सप्ताह में तैयार हो जाता है। सर अगर माह में बात की जाए तो 1 माह के अंतर्गत तैयार हो, सॉरी 3 माह के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, आपका हे का हो गया, और ये क्या हो गया, आपका साइलेज का हो गया। अब मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत ड्राई मैटर, ड्राई मैटर क्या होता है कि जो आपका शुष्क पदार्थ, ड्राई मैटर क्या है, शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ है वो आपका कितना पाया जाता है, शुष्क पदार्थ पाया जाता है लगभग 85%। क्योंकि स्टार्ट के अंतर्गत अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अंतर्गत क्या पढ़ा था कि यह वह सूखा चारा है जिस फसल से आपके हे तैयार किया जा रहा है, उस फसल में, यानी कि जिस फसल से आपने सूखा चारा तैयार किया है तो हे में आपके पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, आपकी अधिक पाई जाती है। तो इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, शुष्क पदार्थ होगा। मैंने पहले ही बताया ये सूखा चारा है तो इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 85% पाई जाती है। लेकिन अपन बात करें मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि इसमें नमी की मात्रा, नमी की मात्रा की जब बात की जाएगी तो इसके अंतर्गत लगभग 15% क्या पाई जाती है, नमी पाई जाती है। रेंज के अंतर्गत भी दे दिया जाता है तो 85 से 90% आपका क्या होता है, आपका ड्राई मैटर होता है। लेकिन अगर 10 से 15% की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, आपकी नमी की मात्रा या आपका जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सब चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।